मेहनत और ईमानदारी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी बिज़नेस में, किसी भी प्रोफेशन में। हालांकि आजकल चारों तरफ हम करप्शन देख रहे हैं और ये मेरे से मैं कुछ एमबीए स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा था, तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि भाई चारों तरफ करप्शन है, हर पॉलिटिकल पार्टी ब्लैक मनी में इलेक्शन लड़ती है, तो आप कैसे कहते हो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो मैंने कहा ठीक है, ये सिचुएशन है, बट आप जितनी भी वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज देखोगे, चाहे वो कोका कोला है, चाहे वो पेप्सी है, चाहे वो मैकडोनल्ड है, चाहे वो बर्गर किंग है, चाहे वो डोमिनोज है, चाहे वो आपका डाबर है इंडिया का, या कोई भी है, तो हल्दीराम भी उन दिनों नया नया चल रहा था। मैंने कहा ये सारी जो कंपनी हैं, गोदरेज है, टाटा है, अगर इन कंपनियों का पता लग जाए कि ये सब स्टैंडर्ड माल बेच रहे हैं और इनमें क्वालिटी नहीं है और ऑनेस्ट नहीं है, तो ये कंपनी नेक्स्ट डे फेल हो जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म में यस डिसऑनेस्टी पे करती है, बट लॉन्ग टर्म में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हमारी कोशिश यही रही है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द कस्टमर्स एंड गिव देम वैल्यू फॉर मनी, और उनके साथ ऐसे व्यवहार करो, हमेशा अपने आप को कस्टमर के शूज़ में हम डालते थे और सोचते थे कि भाई इनको तकलीफ़ ना हो। तो हमने कंपनी का नाम भी उस टाइम रखा था स्टूडेंट ट्रैवल इंफॉर्मेशन सेंटर, ताकि हम फ्री इंफॉर्मेशन देते थे लोगों को, यूथ हॉस्टल की, इसकी उसकी, ताकि ये नहीं कि ज़बरदस्ती उनको होटल में डाल के कमीशन बनाएं और सस्ती टिकटें मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, हमसे नहीं लेनी, आप कहीं से भी ले लो। तो उससे ये होता था कि एक गुडविल, एक कॉन्फिडेंस हो गया था, और चाहे वो हमसे टिकटें ले रहे हैं नहीं ले रहे, हमारे पास पैसे थे नहीं उस थिएटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग को कलर करने के लिए। तो हमने क्या करा था, वहाँ ब्रिटिश एयरवेज होता था कनॉट प्लेस में, उनके न्यूजीलैंड के पोस्टर्स थे बड़े अच्छे, तो उनसे काफ़ी सारे पोस्टर्स लेके हमने पोस्टर्स को वॉलपेपर यूज़ बना के, एयरलाइन पोस्टर्स को वॉलपेपर बना के हमने सारा दीवारें ढक दी थी, क्योंकि पैसे नहीं थे पेंट पुंट कराने के लिए। और सामने खादी भंडार था, वहाँ से मूड़े ला के मूड़ों में लोग बैठते थे, क्योंकि कुर्सियाँ लाने का हमारे पास पैसे थे नहीं। पर उसका भी एक अजीबोगरीब एटमॉस्फेयर था। एक हमने नोटिस बोर्ड बनाया हुआ था, तो फॉरेनर्स जो ये हिप्पी चल रहे होते थे, ये कोई किसी को अपना कैमरा बेचना है, किसी ने अपना रक्सैक बेचना है, किसी को एक ट्रैवलिंग कंपेनियन चाहिए, तो वो एक नोटिस बोर्ड से ही लोग आपस में मिलते थे और आपस में, तो एक सेंटर बन गया था, क्योंकि चाय हम फ्री पिलाते थे, ठीक है ना। तो उससे एक इसीलिए हमारी सारी किताबों में हमारा रिकमेंडेशन हुआ, और हमारे पास काफ़ी सारे लेटर्स लोगों के आए फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आपने हमारी हेल्प करी, ये करी। और जेन्युइनली कोई बीमार पड़ गया, उसको ज़बरदस्ती मैं अपने स्कूटर पे बिठा के वेलिंगटन हॉस्पिटल ले गया, उसका ट्रीटमेंट कराया। एक दो का पता लगा उन्होंने, किसी ने उनको लूट लिया, पहाड़गंज जाके उनके होटल वालों से मिलके उनकी झगड़े करे। तो इस तरीके से ना वी वर लाइक द प्रोटेक्टर्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर ट्रैवलिंग। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा गुडविल हमारी बन गई और ये हो गया, और इसी वजह से हमने रॉयल नेपाल के हम नंबर 1 एजेंट बन गए। और उस ज़माने में जबकि 8 या 10 रुपए का डॉलर होता था, हम उस ज़माने में कोई हर महीने रॉयल नेपाल को 1 करोड़ रुपए के करीब का बिजनेस देते थे, कैश बिजनेस, इतना हमारा टर्नओवर था। तो ऐसी सिचुएशन में एक उसने एक श्रीलंका से, एयर सिलोन होती थी श्रीलंका में, उसका जनरल मैनेजर आया हुआ था। तो वो रीजनल मैनेजर रॉयल नेपाल ने पार्टी रखी हुई थी, काफ़ी ट्रैवल एजेंटों को बुलाया हुआ था, मुझे भी बुलाया हुआ था। तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि भाई ये यंग डायनेमिक लड़का है और इसकी कंपनी जो है ये हमें इतना बिजनेस देती है। तो वो ढूंढ रहे थे किसी को एजेंट अपॉइंट करने के लिए, जीएस से अपॉइंट करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इनसे करिए। उस टाइम तक हमारी थिएटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग टूट चुकी थी, हम यॉर्क होटल में थे, और यॉर्क होटल में हमारे पास 2 कमरे थे। हमने टेम्परेरली एक कमरा और लेके उसको दफ्तर थोड़ा सजा दिया। तो बंदा आया, कहता ठीक है, ही वॉज इम्प्रेस्ड, कहता ठीक है मैं आपको जीएस से देता हूँ,
बट आपको 5 स्टार होटल में शिफ्ट करना पड़ेगा या आपको कनॉट प्लेस में जगह लेनी पड़ेगी। अब कनॉट प्लेस की जगह लाखों रुपए की पगड़ी में थी, तो 5 स्टार होटल में इम्पीरियल होटल में मुझे जगह कमरा एक मिल रहा था छोटा सा कोने में, सिंगल रूम जो उनका होता था 5,000 रुपये महीने पे, क्योंकि वो उनका रूम अनफर्निश्ड सा पड़ा हुआ था। तो मैंने पर 5,000 बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए। तो मेरा एक दोस्त होता था लुफ्तांसा में, सुभाष वर्मा, तो उसको मैं जाके मिला। वो कहता नहीं सुभाष बिल्कुल ले ले, बहुत अच्छी जगह है और यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। तो वो हमने लाइफ का रिस्क लिया, हमने 5,000 रुपये महीने पे जगह ली। तो स्टूडेंट ट्रैवल इंफॉर्मेशन सेंटर ही था, बट उसने कहा कि एग्रीमेंट में हम STIC लिखेंगे क्योंकि हम स्टूडेंट ट्रैवल करके हम दे नहीं सकते। तो एनीवे हमारा पहला GSA था वो एयरसेलॉन का। तो इस तरीके से हमने फिर उन दिनों सिर्फ मद्रास से कोलंबो चलती थी एयरसेलॉन की फ़्लाइट्स। तो हमने काफ़ी स्टूडेंट्स का हमारा होल्ड था, तो उनको हम बाई ट्रेन भेजते थे मद्रास। फिर ट्रेन टिकट्स पे भी हमने 15-20-25 रुपए रखने शुरू कर दिया सर्विस चार्ज। और एक लड़के की हम ड्यूटी लगा देते थे, वो लाइन में खड़ा होकर टिकटें ले लेता था। तो उस तरीके से क्या नाम हम मद्रास कोलंबो भी हमने काफ़ी टिकटें बेची। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप दिल्ली में हम फ़्लाइटें शुरू करेंगे। तो हमने फिर काफ़ी बैनर बूनर लगाए, सारा करा, और एयरसेलॉन की फ़्लाइट दिल्ली की शुरू हुई। और मुझे याद है कि हमने उस टाइम इतनी सिक्योरिटी होती नहीं थी, तो बस हमने एयरसेलॉन के लेटर हेड पे वो बना के सर्टिफाई करते हुए प्लास्टिक के फोल्डर में लोगों को पास बना के दे दिए। वो उन्होंने सिक्योरिटी वालों ने चेक करा, भाई एयरसेलॉन के जनरल मैनेजर की साइन है और कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं। तो हम जाके हमने फ़्लाइट रिसीव करी और ट्राइडेंट एयरक्राफ्ट होता था, और वहाँ से हमारा एक टर्नओवर और ये सारा कुछ शुरू हो गया। तो एनीवे तो ये मतलब शुरुआत हुई हमारी। और फिर इम्पीरियल होटल में भी वो जगह वो दे नहीं रहे थे, तो एक डिप्टी हाई कमिश्नर होता था टिसा जया कोडे, वो मेरे साथ गया था इनको मिलने के लिए। तो उसने कहा कि भाई हम हमारी नेशनल एयरलाइन आ रही है, तो उसके लिए हमें जगह चाहिए। तब करके हमें इम्पीरियल होटल वालों ने जगह दी थी। तो एनीवे टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि हमारा ये शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे कैथे पैसिफिक ने की हमने टिकटें बेचनी शुरू करी। और फिर हम बहुत सारी टिकटें बैंकॉक की बेचते थे, जो कि था इंटरनेशनल का ओरिजिनल ट्रैफिक था दिल्ली बैंकॉक। तो हमने ऑनलाइन उन दिनों माइलेज सिस्टम होता था इसका एयरलाइन का। तो माइलेज सिस्टम होता था और हमने कैलकुलेट करा कि दिल्ली वाराणसी खाजुराहो काठमांडू, दिल्ली खाजुराहो वाराणसी काठमांडू कलकत्ता, काठमांडू तक हम इंडियन एयरलाइन पे देते थे क्योंकि आइटा टिकट्स का होता था, मैनुअल टिकटें होती थी। और काठमांडू रंगून बैंकॉक हम था इंटरनेशनल फ्लाइट देते थे। तो हमने हज़ारों टिकटें बेच दी इस तरीके से, क्योंकि बैंकॉक के फेयर पे एक स्टूडेंट को या IP को जो ओवरलैंड आया हो, उसको खाजुराहो भी मिल जाए, वाराणसी भी मिल जाए, नेपाल भी मिल जाए, रंगून भी मिल जाए और थाईलैंड भी मिल जाए। तो थाई इंटरनेशनल की टिकटें बिकनी बहुत कम हो गई और सारी टिकटें सारे लोग बैंकॉक वाया काठमांडू जाने लगे। रॉयल नेपाल बड़ा खुश था क्योंकि उनकी काठमांडू बैंकॉक फ्लाइट खाली जा रही थी, वो कार्गो से बैलेंस करते थे एयरक्राफ्ट को। तो वो भी बड़े खुश, ये भी बड़े खुश। तो फिर उनके मैनेजर ने कहा यार ये कौन चीज़ है, क्या है। तो इम्पीरियल होटल में हमारा दफ्तर देखने आया। दफ्तर आया तो वहाँ तो खड़े होने की जगह नहीं थी, छोटा सा रूम था हमारा। तो उसने फिर मेरे से बात करी, मैं उसको कॉफ़ी शॉप में ले गया। ये भी एडवांटेज था होटल में होने का कि कोई किसी को एंटरटेन करना हो तो आप
वहीं इंपीरियल होटल के अंदर ही ले जाओ। तो वो बड़ा क्या नाम इम्प्रेस हुआ, तो उन्होंने हमें पैसेंजर सेल्स एजेंसी थाई की भी दे दी। थाई की भी दे दी, तो हम बैंकॉक से बेचा करते थे स्टूडेंट चार्टर्स एसटीए ट्रैवल के ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया का ट्रैफिक था, तो हमने काफ़ी अच्छा हमारा बिजनेस थाई इंटरनेशनल पे भी हो गया, तो टर्नओवर अच्छी होने लग गई। तो हमने फिर अपने ऑफिस के लिए एक उस कमरे के सामने एक डबल रूम ले लिया, और इंपीरियल होटल से वो 7,000 रुपये महीने पे या 10,000 रुपये महीने पे था। तो फिर बाहर हमारा बोर्ड भी लग गया इंपीरियल होटल के साइड पे, और इस तरीके से हमने धीरे धीरे शुरू करा। तो फर्स्ट ब्रेक हमें मिला हमारे यहाँ एक मतलब रिटायर्ड एक, जैसे शाम को टिकटिंग सिखाने के लिए शंकर कैथे पैसिफिक से हमारे पास आया करता था। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन टिकटिंग, फेयर कंस्ट्रक्शन, ये वो। तो वही हमारा गुरु था सारा, मेरा भी, मेरा वाइफ का भी, और सबको उसने फेयर कंस्ट्रक्शन वगैरह सिखाई थी। तो जब वो क्या नाम शाम को आता था पार्ट टाइम हमारे लोगों को सिखाने 5:30 के बाद, तो हमें हालांकि मैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं गया था टिकटिंग ट्रेनिंग में, बट आई हैड बिकम क्वाइट एन एक्सपर्ट। तो एनीवे जब वहाँ से तो हमने फिर एक एयर इंडिया का रिटायर्ड हुआ था बंदा, मिस्टर माथुर, तो उनको, वो भी फेयर कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट थे। तो उन दिनों क्योंकि माइलेज सिस्टम था बहुत ज़्यादा, मतलब इसके लिए ऊपर चाहिए होता था। तो एक अमेरिका की डोमेस्टिक एयरलाइन होती थी ईस्टर्न एयरलाइन, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयरलाइन थी। उनके पास 400 से ऊपर जहाज़ थे, पर वो विद इन अमेरिका ही चलती थी। अमेरिका की बहुत बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन थी, और वो ना यूरोप आते थे, ना वो सिर्फ हवाई जाते थे। तो कॉन्टिनेंटल यूएसए में ही चलते थे वो सिर्फ। तो वो एक ढूंढ रहे थे यहाँ पर कोई एजेंट, तो उनको एयर इंडिया में वो गए। एयर इंडिया नेशनल कैरियर था, क्योंकि एयर इंडिया से ही उनको बिजनेस आता था न्यूयॉर्क ऑनवर्ड्स। तो उन्होंने फिर हमें रिकमेंड करा। फिर और भी एक दो ट्रैवल एजेंसीज में गए होंगे वो, तो उन्होंने 8-10 लोगों से चेक करा, तो कोई 3 लोगों ने किसी और को रिकमेंड करा, 6-7 लोगों ने हमारी कंपनी को रिकमेंड करा। तो वो अभी तो हमारा नाम स्टूडेंट ट्रैवल ही चल रहा था, पर हम उसमें STIC कर देते थे लेटर्स पे या उस पे। तो कार्लोस गोंजालेस होते थे डायरेक्टर इंटरनेशनल सेल्स, जो मियामी थे में बेस्ड थे। और एक उनका रीजनल हेड होता था नोबली, क्लाउडियो नोबली, जो रोम में बेस्ड था। तो वो 2 जने आए थे, और इंपीरियल होटल में उन्होंने हमारा दफ्तर देखा, रश देखा। तो उनको भी मैं फिर कॉफ़ी शॉप ले गया इंपीरियल की, वहाँ पर मीटिंग हुई। तो वो कहते कि भाई आपको हम GS से तो दे देंगे। पहले तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था, तो उन्होंने अपना टाइम टेबल दिया, इतना मोटा टाइम टेबल था। तो मैंने कहा कि उन दिनों फिज़िकल टाइम टेबल ज़्यादा चलते थे। तो मैंने फिर वो मिस्टर माथुर से पूछा, वो कहते एकदम ले लो। मैंने कहा पर हम बेचेंगे कैसे, ये तो प्योर। कहता नहीं, यहाँ से एयर इंडिया जाती है, पैन एम जाती है, ब्रिटिश एयरवेज जाती है, तो विद इन USA हम बेच सकते हैं। तो एनीवे हमने फिर उस टाइम फिर हमने अपनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टिक ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड करके रजिस्टर करी, और फिर उसके लेटर हेड पे हमने GSA अप्लाई करा, और फिर हमें GSA मिल गया। तो बैंक गारंटी वगैरह के लिए हमें बड़ी मतलब पैसे देने पड़े। हमने काफ़ी कुछ अपना गाड़ी, ये ज्वेलरी, जो भी मॉर्टगेज करके बैंकों से बैंक गारंटी ली। और फिर क्या नाम देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो डोमेस्टिक एयरलाइन थी, पर बहुत स्ट्रॉन्ग एयरलाइन थी। पर मैंने चेक करा एयर इंडिया से, तो एयर इंडिया ने स्टॉप कर दिया था,
क्योंकि वो डेबिट नोट बहुत ज़्यादा आ गए थे उनके पास कोई 5-6 लाख रुपए के डेबिट नोट थे स्टाफ के नाम से, जिन्होंने भी टिकटें इशू करी थी। तो वो डेबिट नोट उनके अकाउंट्स वालों ने दिए हुए थे। तो मैंने, और यही बाकी एयरलाइंस का भी था, डेबिट नोट उनके अकाउंट्स वाले, जरा सा भी कोई मिस्टेक होती टिकट में डेबिट नोट भेज देते थे। और क्योंकि एयरलाइंस करती थी तो एयरलाइंस ने बेचनी बंद करी हुई थी। उन दिनों TWA भी चलती थी, पैनएम भी चलती थी, तो कोशिश करते थे TWA पैनएम के जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं वहाँ पर बेचें। तो एनीवे उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया। तो मैंने सबसे पहले मीटिंग में कहा कि भैया देखो, अगर आप हमें ये जो डेबिट नोट है ये माफ़ करते हैं, तो कहते हैं हम कैसे माफ़ कर सकते हैं, ये तो लाखों रुपए के हैं। मैंने कहा देखो ऐसा है कि इंडिया में कंप्यूटराइज नहीं है सिस्टम, ठीक है ना, मैनुअल सिस्टम है। सिर्फ 1-2 एयरलाइन जो बड़ी एयरलाइंस हैं, एयर इंडिया और ये, इनके पास कंप्यूटर्स हैं, और इनके जो छोटी सिटीज़ में दफ्तर वगैरह हैं, या ट्रैवल एजेंट जो है, ट्रैवल एजेंट के पास तो कंप्यूटर है नहीं। तो मैंने कहा कि ये कैसे बेचेंगे। तो अगर तुम इनको बेचना चाहते हो, ये एक क्राइटेरिया बना लो कि कहीं पे भी रेफरेंस है उस फेयर का, चाहे उनके टिकटिंग मैनुअल में है, चाहे उनके टाइम टेबल पे है, या कोई भी कंप्यूटर किसी भी एयरलाइन का जो है, एयरलाइंस के पास कंप्यूटर्स थे, उसका प्रिंट आउट अगर मिलता है तो वो आपको माफ़ करने पड़ेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे लेके गए, अपने जो चेयरमैन था एयरलाइन का, ये वो कर करा के उन्होंने हमें इस पे मान गए माफ़ करने के लिए। तो एयर इंडिया बड़ा खुश हुआ। तो उन दिनों उनका कमर्शियल डायरेक्टर होते थे फ्रांसिस डिकामा, बॉम्बे में बैठते थे एयर इंडिया बिल्डिंग में। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने मिलने से पहले कि भाई अगर तुम्हें माफ़ करा देगा तो फिर हम एयर इंडिया दबा के प्रमोट करेंगे। तो फिर मुझे याद है कि जब मैं गया तो उन्होंने एयर इंडिया में जितने भी उनके सेल्स और मार्केटिंग के लोग थे, और बाकी बॉम्बे के जितने ट्रैवल एजेंट्स थे, उन सबको उन्होंने बुलाया। एयर इंडिया ऑडिटोरियम फुल था लोगों से, और हमें प्रेजेंटेशन करने को कहा। तो हमारे पास बहुत अच्छी ब्यूटीफुल फिल्म थी ईस्टर्न एयरलाइंस की। ईस्टर्न एयरलाइन उस टाइम ऑफिशियल कैरियर थी वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड की। तो हमने मेरी प्रेजेंटेशन थी, जब मेरी स्पीच शुरू हुई तो पहले तो हमने वीडियो दिखा दिया कि क्या क्या डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर ईस्टर्न एयरलाइन जाता है, ह्यूस्टन, शिकागो, मियामी। और जब मेरी शुक्र हुई तो मैंने स्टार्ट ये करा जिससे कि एकदम सन्नाटा हो गया। मैंने कहा, डू यू नो एयर इंडिया हैज स्टार्टेड फ्लाइंग ऑल ओवर द अमेरिका। It's going to Chicago, it's going to Orlando, Disney World, it's going to Miami, it's going to Florida, it's going to Minneapolis, it's going everywhere. But only difference is after New York, the name changes to Eastern. तो बड़ी तालियां बजी, और फिर एयर इंडिया के लोग बहुत खुश हुए। तो मतलब ये था कि एयर इंडिया की टिकट पे ही हम बेचते थे। तो हमने क्या करा कि एयर इंडिया के टूर शेल्स होते थे, उसमें हमने जॉइंट टाइम टेबल्स और जॉइंट आइटनरीज प्रिंट करके, ताकि ट्रैवल एजेंट के लिए आसान रहे, हमने वो सारे मार्केट में सर्कुलेट करे ऑल ओवर इंडिया। और एयर इंडिया ने भी सर्कुलेट करे, क्योंकि एयर इंडिया के उस पर थी मटीरियल पे, तो कई हज़ार वो हमने सर्कुलेट करे। तो एयर इंडिया अलोन वाज स्टार्टेड गिविंग अबाउट $1 million बिजनेस, जब उस ज़माने में 10 या 12 या 15 रुपए का डॉलर था। $1 million वॉज अ गुड अमाउंट। फिर हमें ख्याल आया कि ये हम बाकी एयरलाइन से भी क्यों कर सकते हैं। फिर हमने रिसर्च करी कि ब्रिटिश एयरवेज जो है वो 8-9 सिटीज़ में जाता है अमेरिका में, बट विद इन अमेरिका कहीं नहीं जाता। फिर हमने एक पैम्फलेट ब्रिटिश एयरवेज के टूर ब्रोशर में विद ब्रिटिश एयरवेज लोगो एंड ईस्टर्न लोगो, छोटा सा ब्रिटिश एयरवेज का बड़ा लोगो करके, उनके रूट नेटवर्क के साथ हमने बनाया। फिर इसी तरीके से हमने पैनएम के साथ बनाया। फिर हमने पैनएम, उन दिनों एयर इंडिया इंडियन एयरलाइन होती थी, तो पैनएम के स्टाफ की हमने मीटिंग करी। ताज में उनका दफ्तर होता था, तो हमने होस्ट करी वो मीटिंग। तो उसमें मैंने उन्हें कहा कि भाई देखो ऐसा है, आप तो हो बड़े एयर इंडिया जैसे है, आप बड़े हो, पैनएम इज़ द इंटरनेशनल एयरलाइन। जैसे इंडियन एयरलाइन डोमेस्टिक एयरलाइन है, ऐसे ईस्टर्न एयरलाइन है। पैनएम हमने रियलाइज़ करा था वाज गोइंग ओनली टू अबाउट 24 सिटीज़ और विद इन अमेरिका,
एंड वी वर गोइंग टू अबाउट 67 और 68 सिटीज़। मैंने कहा जहाँ पैन एम नहीं जाता वहाँ पे ईस्टर्न बेचो, तो वो हो गया। तीसरा फिर हमने इसी तरीके से एयर फ्रांस, लुफ्तांसा, इन सब के साथ हमने जॉइंट मार्केटिंग करी। तो हमने ट्रैवल एजेंट के पास नहीं गए, हम एयरलाइंस के पास गए, क्योंकि टिकट स्टॉक था नहीं हमारे पास, ना कोई ट्रैवल एजेंट रख सकता था उन दिनों टिकट स्टॉक, तो एयरलाइंस के थ्रू ही बेचती थी। तो हमारे कस्टमर जो थे एयरलाइंस थी, पर इन्होंने हमारा सेल्स टूल्स क्या करा हुआ था कि एयरलाइन का काउंटर स्टाफ हमें सपोर्ट करे। इन्होंने हमें फ्री टिकट्स की एक बुकलेट दी हुई थी और हमें अथॉरिटी थी कि भाई हम एक वाउचर था कि वो वाउचर हम सब्जेक्ट टू लोड तो किसी को भी दे सकते थे कि भाई वहाँ इतनी सारी फ़्लाइटें होती हैं, एक फ़्लाइट में नहीं दूसरी फ़्लाइट में स्टैंड बाय था, तो कोई भी स्टाफ जो अमेरिका जा रहा है, क्योंकि फ्री टिकटों पे जाते थे, उनको हम वाउचर दे देते थे, राइट। तो इतने ओब्लाइज्ड हो गए लोग। और वहाँ पर सिस्टम ये था कि अगर आपने, इफ़ यू आर वेल ड्रेस्ड और अगर आप फ्री टिकट होल्डर हो और एयरलाइन स्टाफ हो, तो आपको टाई टूई पहननी ज़रूरी होती थी, हम लोगों को गाइड करते थे, तो वो अपग्रेड भी कर देते थे बिजनेस क्लास में या फर्स्ट क्लास में। तो लोग तो पागल हो गए, तो सारा काउंटर स्टाफ सेल करने लग गया। तो याद है जब हमने ये करवाया था, तो उस टाइम मीटिंग भी थी सारे जीएसएस की मियामी में हिल्टन होटल में। तो वहाँ पर फ्रैंक बोरमैन जो एस्ट्रोनॉट गया था चांद पे, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द एयरलाइन। तो फ्रैंक बोरमैन वहाँ पर जो अवार्ड्स देते थे, फर्स्ट अवार्ड सेकंड अवार्ड पूरे वर्ल्ड के, तो मुझे जापान वालों को शायद फर्स्ट अवार्ड मिला था और सेकंड अवार्ड शायद कनाडा वालों को मिला था या किसी को मिला था। तो मैं गया फ्रैंक बोरमैन के पास, क्योंकि वो उन्होंने माफ़ करने को तैयार हुए थे ना। तो मैं गया, मैंने कहा जी आई लाइक टू शेक हैंड्स विद यू, यू आर अ हीरो, ये वो। और मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर इंडिया इज़ गोइंग टू गेट दी अवार्ड। तो वो बड़े हैरान थे कि इंडिया कैसे अवार्ड मिल जाएगा, राइट। तो हंसने लग गए सारे। तो मैंने क्या करा कि हाँ, जब मुझे इन्होंने मैं भूल गया था, ईस्टर्न एयरलाइन का जीएसए दिया, तो उस टाइम इसकी 50,000 सेल थी, ईस्टर्न एयरलाइन $50,000। और हर साल वो 5%, 55,000, 60,000 इस तरीके से बढ़ रहा था। तो एक रीज़न जो उन्होंने डिसाइड करा, मैंने कहा जी आई विल डबल योर सेल, आई मेक इट $100,000। तो उन्होंने इम्प्रेस होके, मेरे जीएसए एग्रीमेंट में था कि अगर $100,000 नहीं हुए तो हम जीएसए कैंसिल कर देंगे। तो मेरा तो इज्जत की सवाल थी, तो मैं ये ब्रोशर्स वगैरह प्रिंट करके त्रिवेंद्रम से लेके यहाँ पर बंगाल तक और यहाँ से राजकोट, नवसारी, डोर टू डोर मैंने ईच एंड एवरी आईटा एजेंट विजिट करा, हर एयरलाइन ऑफिस विजिट, बहुत मेहनत करी, राइट। कई महीने घर से बाहर रहा, वाइफ भी मेरे साथ होती थी, मतलब बहुत स्ट्रगल करी। तो रिज़ल्ट ये हुआ, हम भी खुद शॉक हो गए थे कि नेक्स्ट ईयर हमने $100,000 की बजाय हमने $2.5 million इंडिया से सेल हो गई थी। तो हमें, और नेक्स्ट मीटिंग थी ऑरलैंडो डिज्नी वर्ल्ड में, कॉन्टेम्प्रेरी होटल था वहाँ का, बेस्ट होटल। तो वो मुझे और वाइफ को बुला रहे थे। तो हमारे उस टाइम तक बच्ची हो गई थी छोटी छोटी दोनों। तो मैंने कहा भाई हम तो डिज्नी वर्ल्ड बच्चों के बगैर आएंगे नहीं, ठीक है ना। और हमने शुरू से बच्चों को डोनाल्ड डक, मिकी माउस वगैरह। तो मैंने कहा भाई हम अपनी टिकटें खर्चेंगे, हम होटल का किराया हम दे देंगे, क्योंकि उस टाइम तक हमारे पास कमाई आनी शुरू हो गई थी अच्छी। तो मैंने कहा हम, और क्योंकि हम टिकटें देते थे फ्री एयर इंडिया को, इसको ब्रिटिश एयरवेज को, तो रेसिप्रोकली हमें ईस्टर्न एयरलाइन का उन्होंने हमें रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ था, तो रेसिप्रोकली हमें ये एयरलाइनें भी फ्री टिकटें दे देती थी जाने के लिए। तो क्या नाम, वहाँ बड़ा मीटिंग हुई आपस में। वो कहते कि जो रीजनल डायरेक्टर था इंटरनेशनल, वो मियामी से, वो भी जा रहा था। कहता मुझे भी, अपनी वाइफ को भी ला नहीं सकता मैं,
और तुम्हें हमने वाइफ को बुला लिया बिकॉज शी इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन द कंपनी, बच्चों को हम कैसे करें। तो एनीवे दे एग्रीड फाइनली कि बच्चों को अलाउ कर दिया। तो हम गए और मैं भी कहूँ ये कमाल कर दिया, वी वर द ओनली पीपल इन द होल वर्ल्ड जिनके बच्चों को भी अलाउ करा। तो हुआ फिर जो सेल्स कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें हम गए, तो बच्चे वहाँ बेबी सिटर करके बच्चों को हमने सोने का टाइम था, शाम का टाइम था, हम गए तो वहाँ तो बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल होता है ना कि स्पॉटलाइट डाल देते हैं, ये है वो है। तो हमें अच्छी जगह बिठाया हुआ था। तो फिर जब उन्होंने अनाउंस करा कि दिस ईयर द अवार्ड गोज टू अ पर्सन नो वन कैन गेस who has come from a faraway land, and he had so much self confidence that he went to our chairman Frank Borman and told him that next year he's going to get the award. So ladies and gentlemen, the award for this year goes to India। और जू उन्होंने हमारे पे लाइटें डाली जहां हम बैठे हुए थे, और जैसे ही हम आए बड़ा म्यूजिक और ये वो बिल्कुल जैसे ग्रैमी अवार्ड्स होते हैं ना उस टाइम से, हॉलीवुड के अवार्ड्स, पूरा वो नखरा ड्रामा, क्योंकि देवर ऑफिशियल कैरियर्स फॉर वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड, और वॉल्ट डिज्नी तो बड़ा तमाशा करता है, ठीक है ना। तो इतनी इज्जत के साथ कोई अवार्ड नहीं मिला। तो हमें फिर उन्होंने वर्ल्ड्स बेस्ट मार्केटिंग जीएसए अवार्ड दिया, और फिर वो मतलब देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर हमने धीरे धीरे उनके वो करा, और जब फिर ईस्टर्न एयरलाइंस चैप्टर 11 के अंदर चली गई, क्योंकि अमेरिका में लॉ है कि अगर कोई फाइनेंशियली लॉस में जा रहा है तो चैप्टर 11 में उसको रीस्ट्रक्चरिंग का टाइम मिल जाता है क्रेडिटर से, इससे उससे। चैप्टर 11 में थी तो मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था, मैंने कहा एयरलाइन बचेगी नहीं, क्योंकि एक तो इन्होंने गलतियाँ ये करी कि इन्होंने 2-3 एयरलाइन खरीद ली, जैसे कि एक तो पीपल्स एक्सप्रेस एक सस्ती एयरलाइन थी, लो कॉस्ट, वो खरीद ली। उधर से एक ब्रैनेफ या कोई लग्जरी एयरलाइन खरीद ली, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इसी तरीके से जब मुझे याद है जब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन का मर्जर हुआ, मैंने कहा भाई ये डिज़ास्टर है, क्योंकि दोनों के वो जो होते हैं ना वो कॉरपोरेट फिलॉसफीज और टीम्स, वो इंटीग्रेशन बड़ा मुश्किल होता है। तो एनीवे फिर इनका क्या था कि ये टाइम टेबल भेज देते थे इतने सारे हज़ारों में, क्योंकि हमारी सेल अच्छी थी, शिपमेंट्स आती थी, फिर वो कस्टम में फंसी रहती थी। फिर बाय द टाइम जब तक हमें टाइम टेबल मिलते थे वो आउटडेट हो गए होते थे। तो हमने फिर इनको मना करा, पर वो मानते नहीं थे, वो मतलब वो अलग डिपार्टमेंट था। तो मैंने कहा इतने लाखों रुपए का वेस्टेज हो रही है, एंड फिर इनके यूनियंस भी बड़ी स्ट्रांग थी, वो भी कई बार स्ट्राइक ट्रूप पे। तो फिर अल्टीमेटली देवर ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। तो हमने क्या करा था कि दूसरी एयरलाइन थी कॉन्टिनेंटल, उनसे हमने वो शुरू कर दिया था डायलॉग। तो कॉन्टिनेंटल से उनका कमर्शियल डायरेक्टर आया था, वो यूके बेस्ड था। तो उसको जब हमने फिगर्स वगैरह दिखाए, सारा हमने बताया, बॉब बार्ट्स, तो उन्होंने हमें कॉन्टिनेंटल का, क्योंकि कॉन्टिनेंटल बॉट ओवर लॉट ऑफ रूट्स ऑफ ईस्टर्न एयरलाइन व्हेन दे वेंट बैंकरप्ट। तो जब ये बैंकरप्ट होने जा रहे थे तो उस साल हमारा we were the highest in the whole world with about $10 million revenue from India in one calendar year। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश थे और ये थे सारे। तो उसमें क्या था कि कॉन्टिनेंटल ने फिर हमें जीएसए दिया। फिर कॉन्टिनेंटल के भी हम उनकी हर मीटिंग में जाते थे। तो हम 30 साल के करीब हम कॉन्टिनेंटल का जीएसए रहे, और फिर कॉन्टिनेंटल का यूनाइटेड के साथ मर्जर हो गया। तो 30 साल जब हम जीएसए रहे तो 25 साल वी वर देयर नंबर 1 जीएसए इन द होल वर्ल्ड। तो जब यूनाइटेड का मर्जर हुआ तो फिर यूनाइटेड के मर्जर के टाइम एक यूनाइटेड का जीएसए था, एक हम थे। तो हमें पूरी उम्मीद थी शायद यूनाइटेड के जीएसए को मिल जाए,
but because of our record with Continental and Eastern, they decided to give it to us. So by God's grace, today we are GSFO United. तो ये तो इसकी कहानी है. अब कहानी तो और मेरे पास बहुत हैं.